तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसके पीछे मैं काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए बहुत महीनों से बात कर रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उनके बेटे को भी ढूंढा, लेकिन वो हमेशा मुझे टाल देता था कि आज नहीं कल बात करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं, तो बात हो नहीं रही थी। तो मैंने फिर और सोर्सेज को टैप करना शुरू किया, उसके बारे में जानकारी एकत्र करने की कोशिश की, शुरू की, और करते करते काफ़ी सारी जानकारी सामने आती है। बहुत ही कलरफुल किस्म का ये शख्स था। ना तो आप उसको फुल टाइम क्रिमिनल कह सकते हो, ना ही उसको आप कोई फुल टाइम पॉलिटिशियन कह सकते हो, लेकिन ही वॉज वेल प्लेस्ड। बड़े बड़े लोगों से उसकी दोस्ती थी, डिफरेंट फील्ड से, और धार्मिक काम भी बहुत किया करता था। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि अगर एक आदमी की उस समय के मुंबई के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फिगर, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, फाउंडर लीडर थे, बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के सुप्रीमो, उनके साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी, दोस्ती थी। दूसरी तरफ भाई ठाकुर के साथ दोस्ती, तीसरी तरफ मुंबई के उस जमाने के गोल्डन गैंग के बानी बाबिया खोपड़े के साथ दोस्ती, और उसके साथ बड़े बड़े जो अंडरवर्ल्ड के डॉन्स हैं सब उनको जानते थे। और उस शख्स का नाम था नंद कुमार कदम और अलियास नंदू कदम, बोरीवली के रहने वाला। बहुत बड़ा नाम था अपने ज़माने में। देखने में एकदम सिंपल, कुर्ता पायजामा और सर पे टोपी, कोई कोई अजीब किस्म की ड्रेस ये वो नहीं। गाड़ी रखते थे पुराने ज़माने की एम्बेसडर, 7-1 उसका नंबर होता था, आगे जो मर्जी हो, MRO MRP ये वो कुछ भी रहने दो, गाड़ी का नंबर 7-1 उनका फेवरेट नंबर था। काले रंग की एम्बेसडर कार। वो एक रिवाज था, जब जितने बड़े डॉन्स थे मुंबई में उन सब के पास तकरीबन काले रंग की एम्बेसडर हुआ करती थी। करीम लाला के पास भी काले रंग की एम्बेसडर थी। एम्बेसडर गाड़ियाँ चलती थी उस जमाने में। एक डिफरेंट तरीका जिंदगी में विचरने का उन लोगों ने बना रखा था। सफ़ेद कपड़े, कुर्ता पाजामा, टिपिकल महाराष्ट्रियन अटायर, और काले रंग की एम्बेसडर। आज भी उनके जो आगे बेटे हैं, दूसरे हैं, वो सब गाड़ियाँ जो भी ली बाद में, बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ जो खरीदी, सबका नंबर 7-1 ही है। अब ये उनको मालूम होगा कि क्यों इस नंबर से उनकी क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या महत्वता होगी, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी। इसी तरह वरदराजन मुडलियार ने, जो अंडरवर्ल्ड डॉन थे, उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु के थे, MGR, उनके लिए गाड़ी भेजी थी एक मुंबई से। उन्होंने इंतज़ार किया जब मुंबई की सीरीज MGR हो, महाराष्ट्र की सीरीज, गाड़ी के नंबर के पहले, ये MH0102 आने के पहले MGR सीरीज आई। तो वरदराजन मुडलियार ने उस MGR सीरीज की गाड़ी खरीदी और इंतज़ार किया उस दिन तक जब तक उसका जो उनका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर था, जो भी उस नंबर तक MGR का, MG रामाचंद्रन मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़े एक्टर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, तो उनके ईयर ऑफ बर्थ वाला नंबर लिया
और उनको काले रंग की वस्त्र गाड़ी उनके बर्थडे पे तमिलनाडु जाके, चेन्नई जाके, मद्रास जाके भेंट की थी। तो गाड़ियों का अपना क्रेज था उस जमाने में। हाजी मस्तान के एक खास आदमी हुआ करते थे एक जमाने में, सरदार जी थे। उन्होंने उस जमाने में मर्सिडीज गाड़ी खरीदी जिसका नंबर सिर्फ 1 है, 1। MRP, MLC, MRG ऐसा कुछ आगे है, लेकिन 1 नंबर गाड़ी। वो नंबर उन्होंने आज तक रिटेन करके रखा हुआ। तो ये शौक थे लोगों के उस जमाने में। तो नंदू कदम बोरीवली के रहने वाले लाइमलाइट में कैसे आते हैं? बोरीवली में एक जया टॉकीज सिनेमा है, उसके सामने एक कुमकुम क्लब हुआ करता था जहाँ जुआ खिलाया जाता था। बहुत बार हमने एपिसोड बनाए उस जमाने के, जहाँ 2 ही काम होते थे बड़े, एक शराब का धंधा और दूसरा जुए का क्लब, और साथ में मटका। तो यही काम नंदू भाई कदम किया करता था। कुमकुम क्लब उनका चलता था बहुत बड़ा। उसके नज़दीक ही एक साई धाम करके जगह थी, साईं बाबा का स्थान था, मंदिर था। तो वहाँ पे पाठ पूजा, गरीबों का भला, ये भी चाहता था साथ में। तो क्लब में उनका वास्ता पड़ता था बड़े बड़े जुआ खेलने वालों से, अमीर लोगों से, जिनमें ज़्यादातर मटके वाले लोग भी होते थे। एक कच्छी इनका पार्टनर था। तो बहुत अच्छा क्लब चल रहा था। शिवसेना का जमाना था, बाला साहब से दोस्ती थी, कोई पुलिस वाला कोई पूछने वाले को आता नहीं था, नज़दीक कोई लगता नहीं था। बिना कुछ किए दहशत थी पूरे इलाके में। और अचानक दोस्ती बढ़ जाती है वसई विरार के किंग भाई ठाकुर के साथ। आते जाते भाई ठाकुर इनको मिल के जाता है, और ये विरार भाई ठाकुर को मिलने जाते हैं। घर में शादी विवाह जो भी फंक्शन हो, इनका आना जाना लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ, भाई ठाकुर विरार से किसी काम से मुंबई जाना होता है, तो वो इस बजाय इसके, उस जमाने में छोटी सड़कें हुआ करती थी, विरार से बीटी आने के लिए कम से कम आपको बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता था, 3-3.5 घंटे लग जाते थे। तो भाई ठाकर ने सोचा कि ये ट्रेन पकड़ते हैं, सीधी बहुत जल्दी जाती है, आगे से टैक्सी लेके जहाँ जाना चले जाएंगे। सो ही वॉज ट्रैवलिंग इन द लोकल ट्रेन, अपने 3-4 साथी साथ में। भाई ठाकर भी बहुत अजीब किस्म के आदमी, वो किसी तरीके से भी निकल पड़ते हैं अकेले, कभी भी जाना हो कहीं, अकेला भी चला जाता है कहीं, वो पहले ज़माने में भी जाता था। बहुत से लोग पहचानते नहीं हैं, किसी को पता नहीं होता ट्रेन में साथ में बैठा आदमी कौन है। और वो ज़माना भी ऐसा था कि जो बीच में खाड़ी पड़ती है भाई अंदर और वसई विरार के बीच में, उसके ऊपर कोई ब्रिज नहीं था उस जमाने में। तो बाई रोड आना होता था तो बहुत घूम के आना पड़ता था जहाँ ब्रिज बना हुआ था। तो भाई ठाकर ने सोचा कि ट्रेन से चलते हैं तो जल्दी पहुँच जाएंगे, आगे टैक्सी वगैरह ले लें। जैसे ही बोरीवली स्टेशन आता है, बोरीवली इलाका नंदू कदम का इलाका, तो वहाँ पे आके अचानक फायर होता है। गाड़ी जब रुकती है कोई आदमी गोली चलाता है, तो भाई ठाकर के पास से वो गोली निकल जाती है, लेकिन नुकसान नहीं कुछ होता। अब भाई ठाकर के लिए ये इज्जत का सवाल बन गया कि बोरीवली में मेरे ऊपर फायरिंग हुई। उसने नंदू कदम को बोला कि वो गोली चलाने वाला आदमी मुझे 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए।
अब देखिए ज़माने के, उस ज़माने के कैसे सोर्सेज होते थे, कैसे लोग काम करते थे, अंडरवर्ल्ड का काम करने का तरीका कैसा था। तो नंदू कदम ने 2 दिन के अंदर अंदर वो आदमी ढूंढ लिया जिसने भाई ठाकर के ऊपर ट्रेन में बैठे कंपार्टमेंट में गोली चलाई थी। और उस आदमी का पता लगते ही जब पता चला कि फलां एरिया में रहता है, बोरीवली के एक बिजी बाजार में जाके सब लोगों के सामने, भीड़ के सामने, दुकानदारों के सामने, खरीदारों के सामने नंदू कदम ने उस आदमी को गोली मार दी। कोई सवाल जवाब नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा कि तुम ही हो जिसने गोली चलाई थी, कहीं कोई बेकसूर आदमी तो नहीं मर रहा है। एक आदमी मार दिया, नंदू कदम अरेस्ट हो जाता, उम्र कैद होती है। वो जमाना था जब उम्र कैद 7-8 साल में पूरी हो जाती थी, 14 साल की उम्र कैद होती थी, छुट्टियां वुट्टियां मिला के 8 साल 9 साल में आदमी बाहर आ जाता था। तो भाई ठाकुर की इज्जत रखने के लिए नंदू कदम एक आदमी को मारने के इल्जाम में जेल काट के आता है 8-9 साल की। जब वापस आता है तो हीरो बन जाता है। भाई ठाकुर तो उम्र भर का गुलाम हो गया नंदू कदम का, और उसके पांव हाथ लगाने लगा, कहा मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। बहुत से लोग ये भी मानने लगे थे कि नंदू कदम भाई ठाकुर का गुरु है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मैंने आज ही नंदू कदम के बेटे राजा कदम से बात की। उसने कहा कि इज्जत करते थे भाई ठाकुर पिताजी की, लेकिन वो गुरु चेले वाली कोई बात नहीं थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, क्योंकि नंदू कदम भाई ठाकुर से उम्र में बड़ा था, इसलिए भाई ठाकुर उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते। लेकिन वो रिश्ता ऐसा बना कि भाई ठाकुर के साथ साथ नंदू कदम का भी रुतबा पूरे इलाके में, पूरी मुंबई में बढ़ गया। एक तरफ बाला साहब ठाकरे से दोस्ती, दूसरी तरफ भाई ठाकरे के ऊपर एहसान, और तीसरी तरफ गोल्डन गैंग के बानी बाबिया खोपड़े के साथ दोस्ती। बाबिया खोपड़े भी उम्र से छोटा है। तो ये लोग सब रिस्पेक्ट करने लगे और नंदू भाई का काम काज बहुत बढ़ने लगा। कोई दखल नहीं देता था, लोग डरते थे। ऐसा ऐसा काम काज बढ़ता गया, बिजनेस बढ़ता गया, पैसा आता गया, प्रॉपर्टी बढ़ती गई। तो एक इमारत में फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट ले लिए जिनके साथ टेरेस अटैच थी। बिल्डर को बोला कि टेरेस भी हमें चाहिए। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब माहौल बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। बाला साहब ठाकरे की मौत के बाद और जो थोड़ियाँ तब्दीलियाँ होती हैं, कहते हैं कि एक डीसीपी नए आए थे बोरीवली में। मुझे किसी ने वाई.सी. पवार का नाम लिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तभी वाई.सी. पवार उस एरिए में तो शायद कहीं रहे नहीं। तो इन सब लोगों के एक बार उस डीसीपी ने अरेस्ट कर लिया, जितने वहाँ पे मटके वाले, दारू वाले, जुए वाले, शराब वाले, सबको, और उनको नंगे पांव मार मार के सड़कों पे एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, जिसको चेरा पट्टी कहते हैं मुंबई की भाषा में। उनमें नंदू कदम भी था। वो एक बहुत बड़ा झटका था नंदू कदम के लिए कि मेरे जैसे आदमी को इस तरह सड़कों पे एक पुलिस ऑफिसर ने बेइज्जत किया है। तो वो सब छोड़ छड़ा के फिर साईं भगत बन गए। साईं धाम में गरीबों को खाना, गरीबों की हेल्प करना, इस किस्म के काम करने शुरू।
लेकिन उसके साथ साथ वो जो ज़माने में काम होते थे वो भी सब किए पहले, ये सब होने के पहले, जिनमें स्मगलिंग एक था। शायद वो स्मगलिंग की वजह से ही नंदू कदम और भाई ठाकुर के रिश्ते बने होंगे। और जब उनका डेथ होती है, बीमार हुए, हॉस्पिटल में अंधेरी में कहीं एडमिट थे, बाद में डेथ हो जाती है, तो भाई ठाकुर स्पेशली उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया था। अब उनका बेटा है राजा कदम, मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है, आज भी बात हुई। मैंने उसको पूछा उस किस्से के बारे में जो 1980s में कहीं हुआ था, जो रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ था। बोलता मुझे बराबर किस्सा तो याद नहीं है, लेकिन उनके पिताजी को 8 साल जेल में रहना पड़ा था, इतना मुझे याद है। तो उसने कंफर्म किया ये इंसिडेंट। और जब बाबिया खोपड़े, गोल्डन गैंग का बानी, वो किसी वजह से अचानक मुंबई से गायब हो जाता है, ना तो उसका पुलिस के साथ पंगा था, ना उसकी कोई और बातचीत थी, लेकिन अचानक वो तारदेव अपने घर से गायब हो जाता। बहुत साल तक अंडरग्राउंड रहा, किसी को पता नहीं था कहाँ है, बल्कि खबरें ये फैल गई कि बाबिया खोपड़े इस दुनिया में नहीं है। तो बाद में पता चला कि बाबिया खोपड़े तो नंदू कदम के पास रह रहा था, विरार में एक ठिकाना बना के दिया था भाई ठाकुर की मदद से। लेकिन अब फिर मुझे राजा कदम ने बताया कि बाबिया खोपड़े विरार छोड़ के बहुत दिनों से वापस अपने तारदेव वाले घर पे चले गए हैं और वहीं पे रहते हैं। लेकिन इन बिटवीन वो जो नंदू कदम की कमाई थी उसको आगे बढ़ाते हुए, राजा इसका एक भाई भी है एक और, तो ये दोनों भाई बिल्डर लाइन में आ गए, बिल्डर बन गए, प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं। बीच में कुछ साल पहले मुंबई की क्राइम ब्रांच ने राजा को भी पकड़ा था, अरेस्ट किया था। शिकायत थी एक बड़े बिल्डर की कि राजा कदम ने किसी गैंगस्टर को, जिसका नाम गुरु साटम है, उसको मेरा नंबर दिया और गुरु साटम मुझे मेरे से 1 करोड़ रुपया मांग रहा है। कुछ लाख मैंने दे भी दिए हैं। तो कुछ होती हैं बिजनेस की रिवाइलरीज, उसके चक्कर में राजा कदम ने बिल्डरों के नंबर दे दिए गुरु साटम को। वो गुरु साटम की भी नंदू कदम के साथ बहुत बनती थी। जितने पुराने गैंगस्टर थे सब नंदू कदम के साथ दोस्त थे, यार थे, मित्रता थी उनकी। अब गुरु साटम के बुरे दिन चल रहे थे, बाहर को आमदन का साधन नहीं था, तो उसने मांग लिया होगा कि 2-4 लोगों के नंबर दो, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, उनसे पैसा ऐंठता हूँ। तो राजा कदम ने वो नंबर दिए होंगे, क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, अरेस्ट किया, मुकोका भी लगा, लेकिन बाद में शायद गवाहों के बाद में कुछ करने से वो केस शायद उर्द हो गया। बड़े लोग हैं, चलती भी है, और ऐसे केस प्रूव करने भी मुश्किल हो जाते हैं। और उसमें जो 2 लोग अरेस्ट हुए थे उन्होंने ये भंडाफोड़ किया था उस बिल्डर की कंप्लेंट में कि हमें तो एक शख्स ने कहा था कि इन बिल्डर्स को फ़ोन करो, तो हमने कर दिए। लेकिन वो आदमी बाद में पकड़ा गया नहीं, पता नहीं वो आदमी जो था वो राजा कदम के टच में था। तो इसी तरह बाबिया खोपड़े का बेटा, वो भी इसी तरह बुरे हालात में निकला, रेलवे ट्रैक पे मारा पाया गया। गुरु साटम का बेटा भी अंदर हो गया, वो भी लोगों से पैसे मांगने लग गया था। लेकिन राजा कदम अपने आप में अच्छा खासा
बिजनेसमैन है, बड़े बिल्डर्स में गिना जाता है, अपना काम कर रहा है। लेकिन ये कहानी उस शख्स की जिसके बारे में बहुत कम कहा गया, बोला गया, नंदू कदम, नंद कुमार पूरा नाम था कदम, उनके नाम से जो आज का एपिसोड हमने बनाया, आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। और बहुत महीनों के बाद आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए ताकि हमें पता चले हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमें और करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।